गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। इस मोशन चैप्टर में हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे कि ये एक दूसरे से मोशन भी है तो एक दूसरे को कैसे रिलेट कर रहा है और किस तरह के मोशन होते हैं। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम लोग को यहाँ सीखना है, जैसे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोशन है तो मोशन आप कब कहते हैं, एक्चुअली मोशन होता क्या है। और इस तरह से कई सारे टर्म्स हैं जिन चीज़ों को हम लोग पहले तो पढ़ चुके हैं, पर उन चीज़ों को जिस लेवल पर अभी पढ़ना है उस लेवल पे शायद ना पढ़े हों। तो हम कोशिश इस वीडियो में यही करेंगे कि आप लोग इस चीज़ को ढंग से पढ़ें और समझें, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, तो इतनी कंजूसी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ ऊपर लिख रखा है हमने डिस्क्राइबिंग मोशन। ध्यान देंगे क्या हमने लिख रखा है, डिस्क्राइबिंग मोशन। ये देखिए, ये है डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम यही समझते हैं कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि चलो मोशन में है। पर ये चीज़ अब जा कर के समझना होगा हम लोगों को कि कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होते हैं, जैसे देखने वाला, सपोज़ कीजिए मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, वो चीज़ जा रही है सामने से तेज़ी से। सपोज़ मैं यहाँ हूँ और मेरे सामने से कोई ट्रेन है जो यूँ इस तरीके से गुज़र रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसका पहला पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये था, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, और सपोज़ ये इसका लास्ट पोजीशन है। यानी पोजीशन में हम देखेंगे कि चेंज हो रहा है, इसके पोजीशन बदलते चले जा रहे हैं। तो जब ऑब्जर्वर स्टिल है, स्थिर है, तब तो ये बात समझ में आ रही है कि हाँ चलो यहाँ ये ऑब्जर्वर है यानी कि मैं, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से अपना पोजीशन चेंज करता चला जा रहा है। तो हम यही कहते हैं कि चलो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन अब एक दूसरा केस हम लेते हैं जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि अगर ऑब्जर्वर की बात कर लें हम, तो ऑब्जर्वर मानिए खुद मोशन में हो, यानी कि मैं खुद मोशन में हूँ, मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ एक ट्रेन है जो वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब देखना ये है कि हम दोनों का पोजीशन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम चेक करते हैं, एक जैसी मिलती है, एक जैसी मिल रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है? कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे ज़रूर मोशन में है। पर क्या आप अगर उसको देखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या आपको वो मोशन में लगेगा? या एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग और समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए। सपोज़ कीजिए कि आप किसी ट्रेन पे बैठे हैं, आप किसी ट्रेन पे बैठे हैं, ये मान लीजिए ट्रेन है। इस ट्रेन पे सपोज़ कीजिए ये सीट है, इस सीट पर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, इसी तरीके से सभी लोग बैठे हैं। तो हम सामने वाले से, अगर सामने वाला व्यक्ति को हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कि वो स्थिर है, लगता है, और उसे भी लगता है कि मैं स्थिर हूँ। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये सच बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि वो रेस्ट में है? नहीं।
हम सोचेंगे कि वो सोचेगा कि हम रेस्ट में हैं, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ट्रेन तो आपकी चल रही है, तो उसमें मौजूद जितनी चीज़ें हैं वो सभी मोशन में है। पर होता क्या है कि उसकी रफ्तार और मेरी रफ्तार दोनों एक जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें स्थिर दिखाई देती है। तो एक बात निकल कर यहाँ सामने आता है कि ये डिपेंड ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों पे ही करता है। अगर किसी चीज़ को हम मोशन कह रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है या नहीं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नहीं, ये तो खैर कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। दूसरा ऑब्जर्वर, कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है और उसके सामने उसकी गति उससे अधिक है, या रेस्ट में नहीं भी है तो उसकी जो गति है उसकी तुलना में उसकी गति अधिक या उसकी तुलना में गति कम है, तब तो ऑब्जेक्ट मोशन में आपको दिखेगा, वरना वो नहीं दिखेगा। तब तो आपको लगेगा कि दोनों का अगर स्पीड, या यूं कह लें कि दोनों की गति एक जैसी है, दोनों की रफ्तार एक जैसी है, तो आपको लगेगा वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो ये बात एकदम से क्लियर है कि ये बहुत मायने रखता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट किस तरह के पोजीशन में है, किस तरह की स्थिति में है, और उसमें किसी तरह का मूवमेंट है या नहीं, और अगर ये मूवमेंट है तो दोनों के मूवमेंट में कितना फ़र्क है। तो यही डिफरेंस डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, यानी वहाँ कोई मोशन हो रहा है या नहीं। अदरवाइज़ अगर दोनों का मोशन एक सा है तो वो हमें रेस्ट में दिखाई देगा। अब अच्छा, इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल, जैसे अर्थ, हर कोई बचपन से पढ़ता आ रहा है कि मूव कर रही है, घूम रही है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, या अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। पर क्या हमें कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो मूव कर रही है? हमें तो लगता है कि वो भी रेस्ट में, हम भी रेस्ट में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम उसी पृथ्वी पे सवार हैं जो कि मोशन में है, तो हमें तो वो रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि दोनों का मोशन एक सा हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। यही चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि लिखा गया है क्या, मोशन के लिए, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। विथ टाइम, ध्यान रहे, समय के साथ अगर वो अपना पोजीशन चेंज करता रहे तो हम उसे मोशन में कहेंगे। पर ऑब्जर्वर उसको मोशन में फील कर रहा है कि मोशन में है या नहीं है, तो वो एक दूसरा केस है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोशन को हम लोग, यहाँ पे लिखा है, मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड, कितना डिस्टेंस वो मूव किया, इसके आधार पे। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट के आधार पे। अब अच्छा, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म आ गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, तो आखिर ये चीज़ है क्या, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, अब इसको यहाँ तक पहुँचना है, पर वो क्या करता है कि ऐसे जाता है, फिर वो ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर वो ऐसे जाता है, फिर ऐसे आया और ऐसे चला गया सपोज। तो वो एक्चुअली कितना दूरी तय किया, यानी एक्चुअल लेंथ वो कितना कवर किया। तो एक्चुअल लेंथ कवर किया सपोज कीजिए 20 किलोमीटर, कुल मिलाकर उसने कितनी दूरी तय की, 20 किलोमीटर, यानी यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये 20 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इसके इनिशियल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि I to F पहुंचने के लिए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट लेंथ आपने यूज़ किया है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने जो कवर किया है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात समझिए। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से और भी समझते हैं, और सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को। तो चलिए फिर से आते हैं हम लोग नीचे, देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कुछ अंतर हैं जो आपको समझनी है। वो है कि
ये हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। क्या होता है? पॉजिटिव में। जबकि इसकी तुलना में आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ये क्या बात है? बड़े अच्छा बात, चलिए समझते हैं। पहले पॉजिटिव में समझ लीजिए। अगर कोई यहाँ है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और कोई ऑब्जेक्ट उसके बाद इसका फाइनल पोजीशन ये है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन आपका एफ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसने तय किया अपना डिस्टेंस जो कवर किया वो तो हम कह देते हैं क्या है? वो तो हम कह देंगे कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया। चलो ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे ज़ीरो था और ज़ीरो से लेकर ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो यानी कि 5 किलोमीटर जो हो गया ये पॉजिटिव में हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, ये तो पॉजिटिव था। चलिए ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। अब आगे देखना है कि सपोज कीजिए ये इसका इनिशियल पोजीशन है आई, और यही इसका फाइनल पोजीशन भी हो जाता है। तो आपको लगेगा कि सर क्या इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट यहीं का ही है, तब तो हम इसको रेस्ट कहेंगे। नहीं, अभी आइए समझते हैं। और रेस्ट में है तो सर कोई डिस्टेंस तो कवर करेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे, अभी ये यहाँ से चला और यूँ गोल आकर यहाँ घूम के पहुँच गया। ये जहाँ से चला था वापस घूम के वहीं आ गया। लेकिन इसने जो ये गोल चक्कर लगाया, इस चक्कर को लगाने में इसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की। इस चक्कर को तय करने में उसने कितनी दूरी कवर की? 25 किलोमीटर। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 25 किलोमीटर जो है इसने कवर कर लिया यहाँ पे। अब ये बताइए कि जब आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो इट मीन्स कि इसको यहाँ से यहीं पे लाना है और कम से कम दूरी में लाना है तय करते हुए। तो स्वाभाविक सी बात है ये यहीं का ही रह जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका, यानी कि आपका एस जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ज़ीरो। समझिएगा बात। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था? पॉजिटिव में था 5 किलोमीटर, समझिए। और यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। अच्छा सर नेगेटिव कब होगा? चलिए नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं। सपोज ये आपका आई है, ये आपका एफ है। अब क्या है, एक पाथ है जो यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, समझिएगा। अब ये क्या करता है कि ये पहले आगे जाता है। ये कुछ अलग सा चित्र बन रहा है, चाहेंगे इसको पहले हम हटा दें, उस पूरे को ही हटा दें यहाँ से, ताकि एक मिनट। चलिए अब हम देखते हैं, ये आपका एक पोजीशन है, ये भी एक पोजीशन है, ये भी एक पोजीशन है। समझिएगा बात। होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो इसका इनिशियल पोजीशन है, ये ज़ीरो पे है, ये आगे बढ़ेगा तो प्लस में जाएगा, इधर प्लस में जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ पीछे की ओर जाए तो ये किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो अब ये बताइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, यहाँ गया और फिर वापस इधर आने लगा, वापस इधर आने लगा, ये नेगेटिव में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखिए डिस्टेंस ज़रूर है। सपोज़ कीजिए यहाँ से 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आगे और 5 किलोमीटर पीछे। तो पहले 5 किलोमीटर आगे गया, फिर 5 किलोमीटर पीछे आ गया, तो दैट इज़ 5 + 5 10 किलोमीटर। फिर ये पीछे गया 5 किलोमीटर + 5 यानी 15 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कवर किया। क्या किया? डिस्टेंस कवर किया। सपोज़ कीजिए फाइनल पोजीशन ये था इसका, जैसा कि अभी हम इससे पहले वाले में भी बताएं आपको, फाइनल पोजीशन ये था, यहाँ से चलना था, ये आगे तो आया फिर वापस से चला गया पीछे। अब बताइए पहले कितना दूरी था? पहले 5 किलोमीटर था,
इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर। अब ये बताइए कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए इसको कहाँ से जाना होगा? 5 से, यानी कि अब इसको फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए कितना दूरी तय करना है? अब इसको दूरी तय करना है 10 किलोमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस समय यहाँ है और जाना है फाइनल पोजीशन तक। तो अब कितना दूरी तय करना है? 10 किलोमीटर। ये बताइए कि हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो हमारा जो फाइनल पोजीशन होता है उसमें से इनिशियल पोजीशन को घटा लेते हैं। क्या करते हैं? फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को घटा लेते हैं। तो अब जब फाइनल पोजीशन आपका 5 है, क्या है? 5, और इनिशियल पोजीशन आपका 10 है। अभी इस समय इनिशियल पोजीशन आपका क्या हो जाता है? 10, ठीक है ना? चलिए, इनिशियल पोजीशन आपका 10 हो जाता है। इसको क्या हो गया भाई? एक मिनट, पाम रिजेक्शन। अब ये 10 हो जाता है, 10 हो गया। तो बताइए घटाने के बाद क्या आएगा? माइनस में आएगा, नहीं आएगा? आएगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे -5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव में भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यानी कि S इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं dF माइनस DI। तो ये डिस्प्लेसमेंट जानने का है। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये रूल होता है कि आप फाइनल जो पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम देखते हैं कि 5 - 10 करते हैं तो -5 आता है। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो मेन यहाँ पे हम लोगों को यही चीज़ समझनी थी, जाननी थी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और हमने देखा यहाँ पे किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आता है। चलिए पहले हम इसको हटा लेते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपने अंतर देखा। अब क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के, चूँकि इसको अभी ज़्यादा डेप्थ में जाना भी नहीं है, ठीक है, इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। अब आते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है कि जो मोशन होते हैं वो दो तरीके से बांटे जाते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसको यहाँ तक मानिए 20 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 20 किलोमीटर। अब इसको इतनी दूरी तय करने के लिए क्या करना है? एक रफ्तार से चलनी है। सपोज कीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलता है, तो ये यहाँ तक कितनी देर में पहुँचेगा? आप झट से कह दोगे सर वो तो 2 घंटे में पहुँचेगा। अरे भाई, अभी तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, पर क्या ये हमेशा इसी रफ्तार में चलता रहेगा? नहीं ना। तो आपके माइंड में तुरंत एक ही बात जाती है, यूनिफॉर्म मोशन। आप माइंड में यही बात लगा लेते, भाई ये रफ्तार है तो आगे तक यही रहेगा। नहीं, मोशन में अगर उसका बदलाव हो रहा है, यानी कि टाइम के साथ उसमें चेंजिंग आ रही है, बदलाव आ रही है, तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। लेकिन अगर वो निर्धारित समय पे निर्धारित दूरी तय करता है, यानी कि टाइम इंटरवल के साथ वो अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करता है, तो हम लोग इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर लेता है तब हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। बट सपोज कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला
आगे जाके वो क्या करता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगता है। लीजिए 1 घंटे तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला यहाँ तक, और फिर यहाँ से जाता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो है, सिर्फ इतनी दूरी तय करने में, अब इसको पता है 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे, 2 आवर्स यहाँ लग जाएंगे इसको। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। तो कुल मिलाकर इसे 3 घंटे लग गए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन आप शुरू के इसके मोशन को देखते हुए ये समझ गए, या इसके स्पीड को देखकर ये समझ गए कि ये तो अब इसी रफ्तार में चलेगा। अगर वो उसी रफ्तार में चलता तब तो ठीक है, क्योंकि वैसे में क्या होता है कि वो निर्धारित समय पे निर्धारित दूरी तय करता है। यानी कि अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो तय कर रहा है, 1 घंटे में अगर वो 10 किलोमीटर तय कर रहा है, तो अगले 1 घंटे में फिर वो 10 किलोमीटर ही तय करेगा, अगर यूनिफॉर्म है तो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है अभी के 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर तय किया, लेकिन अगले 1 घंटे में वो हो सकता है 5 ही किलोमीटर तय करे, है कि नहीं? तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं, तब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आ गई बात? अब इसी को हम लोग लिटरली देखें कि किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया, उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि डिफाइन जो किया गया उसे भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही बात आ गई कि अगर वो निर्धारित समय पे निर्धारित दूरी ही तय करे तब तो यूनिफॉर्म मोशन है, तब तो यूनिफॉर्म कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना करे, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, देखिए इक्वल डिस्टेंस नहीं कहा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हम समय उतना ही देंगे और उससे कहेंगे कि अब की बार देखिए कितनी दूरी तय करते हो। तो भैया पहली बार अभी हमने आपको 1 ही घंटे दिए थे, उसमें ये पहली बार भी 1 ही घंटा दिया था हमने, उसमें आपने 10 किलोमीटर तय किया। अब की हमने फिर आपको 1 घंटे दिए, अब की बार आप 5 किलोमीटर ही तय करते हो। तो टाइम तो हमने रिमेन सेम रखा, पर आपका डिस्टेंस चेंज हो गया, डिस्टेंस बदल गया। यही बात यहाँ लिखा है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। ये देखिए अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस, ये 10 है, ये 5 है। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिए हम, देखो 1-1 घंटे, वहाँ भी 1 घंटे, यहाँ भी 1 घंटे। तो टाइम तो हमने, टाइम इंटरवल तो सेम दिया, बट वहाँ हमें क्या देखने को मिला कि डिस्टेंस बदल गया, एक बार 10 किलोमीटर और दूसरी बार 5 किलोमीटर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डीपली जाना है अभी चीज़ों को। सिर्फ बेसिकली मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे, इस तरीके से नहीं समझे होंगे, तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि हर क्लास का अपना अपना स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है, तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी क्या है। लिखा है द क्वांटिटी, ध्यान देंगे, लिखा है द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए बड़ा अच्छा बात का है। अब थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से समझ लें। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। स्पष्ट बातें यहाँ पे की गई है। देखिए वेलोसिटी जो है उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो किसी फिक्स डायरेक्शन में चले। सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको यहाँ तक जाना है, तो ये किसी सिंगल डायरेक्शन पे चले, ऐसा समझिए, एक ही डायरेक्शन पे चले, सिंगल डायरेक्शन पे, यानी फिक्स डायरेक्शन पे, तब तो हम इसे क्या कहेंगे कि इस रास्ते पे अगर ये चल रहा है
तो इसकी रफ्तार को हम वेलोसिटी कह देंगे। क्या कह देंगे? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी के अंतर्गत हमने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ये कवर कर रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पे कितना हो रहा है? यही ना वेलोसिटी है। तो देखेंगे, सपोज कीजिए जो डिस्प्लेसमेंट है, मानिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 20 किलोमीटर है, और ये 2 घंटे में यहाँ तक पहुँचता है। कितना? 2 घंटे में, 2 आवर में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 20, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम कितना है? 2 आवर है। ठीक है, और यहाँ 20 किलोमीटर, कटा दीजिए 10, यही 10 किलोमीटर पर आवर जो है आपका हो जाता है क्या? वेलोसिटी। क्या हो जाता है? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी v इक्वल टू एस बाई टी। आप लिख के रख सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, क्यों यहाँ पे डायरेक्शन की बात क्यों की गई कि जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो वो सिंगल डायरेक्शन में ही होता है। ये आप लोग देख चुके हो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसमें अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ाना नहीं है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करानी है। तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट है तो मतलब क्या है? डायरेक्शन है। तो यहाँ से एक बात और निकलती है कि सर ये डायरेक्शन क्यों कह रहे हैं? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों में डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों है, और डायरेक्शन ऐसे आप लोग बहुत कुछ यहाँ समझ ही चुके होंगे डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायरेक्शन आप चेंज करते हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कवर ही नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी चीज़, दोनों में जब डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, कि जिसके पास, आपको बता दें कि डायरेक्शन होते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसमें डायरेक्शन जरूर होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप देखें, डायरेक्शन किसके पास था? डिस्प्लेसमेंट के पास था, और डायरेक्शन किसके पास मिला? वेलोसिटी के पास मिला, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हो गए। अगर कोई पूछता भी है कि वेक्टर क्वांटिटी के 1-2 एग्जांपल दीजिए, तो बोल दीजिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है फिर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट समझ में, डिस्प्लेसमेंट भी हमने बता दिया कि उसके पास डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाता है, और इसी तरीके से वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन है तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी में आ जाता है। अब हम लोग स्पीड की बात करते हैं। चलिए, स्पीड सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। जिस तरीके से वेलोसिटी में आपने देखा कि वेलोसिटी में आपने क्या देखा था? वेलोसिटी में आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाता है। इसी तरीके से स्पीड में फ़र्क सिर्फ इतनी सी रहती है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस, और बाय टाइम। ठीक है, तो अब आप देखिए कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो पता है सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? जब आप उसमें डिस्प्लेसमेंट, इसमें आप डिस्प्लेसमेंट जब लेते हैं तो इट मीन्स डायरेक्शन डिसाइडेड होता है। इसमें जब आप डिस्टेंस लेते हैं तो डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं हो सकता है, ये फ्री होता है, ये जिधर भी चाहे अपना डायरेक्शन ले सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। ये देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख रखा है? डिस्टेंस बाय टाइम। पहले इसको हटाने दीजिए,
फिर से हम लिख दें, यहाँ पे देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरह है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको जहाँ पे डिस्टेंस लिखा है वेलोसिटी में, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ पे आपको डिस्टेंस देखने को मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, स्पीड जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी में तो आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए जो स्पीड है वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं है, और दूसरा आपका स्पीड भी आ गया। साथ का साथ करते जा रहे हैं ताकि बाद में आगे वेक्टर और स्केलर में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए साथ का साथ करते जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ विशेष इसमें अंतर नहीं है। चलिए अगला पॉइंट है आपका एवरेज स्पीड। ध्यान देंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप लोगों को एवरेज स्पीड निकालना हो तो एवरेज स्पीड बराबर आप सिंपल सी बात लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस और बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम भी टोटल ही होगा, यहाँ टोटल आप लोग कर लीजिए। अब जैसे कोई कार है, यहाँ से चलती है और यहाँ तक इसको जानी है, तो ये क्या करा, पहले इधर को गया, ऐसे गया, ऐसे आया और यहाँ पहुँच गया। चलिए ठीक है, इतने में इसने दूरी कितनी तय की, 40 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितनी तय की, 40 किलोमीटर। और इतने दूरी इसको पहुँचने में समय कितना लगा, इतना दूरी पहुँचने में इसको समय कितना लगा, 4 घंटा लगा। कितना, 4 आवर। ज़रा ध्यान देंगे, कितना समय लगा, 4 आवर लगा। अब है टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 40। टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका एवरेज स्पीड निकालिए, तो बहुत आसानी से लिख लेंगे आप लोग। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, कटा देंगे, 10 आ गया। 10 इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे जो है, यानी पर आवर जो है, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है कि कोई कार लेकर निकला, यहाँ से गया, चाय वाली दुकान पे रुका, और रुकने के बाद क्या किया, ये कार है, यहाँ से चला, ए नाम का कार है, मानिए ए नाम का कार पहले यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा चाय की दुकान पे। अब चाय की दुकान पे वो 1 घंटे रुक गया, रेस्ट कर लिया, 1 घंटे क्या किया, रेस्ट कर लिया। फिर वहाँ से चला, यहाँ आया, फिर दोपहर का भोजन करने लगा, तो फिर यहाँ 1 घंटे रेस्ट किया। जस्ट समझिएगा, इस तरीके से फिर ये अपने घर पहुँचता है यहाँ पे। ठीक है, अब इस क्रम में आप देखेंगे कि इसने दूरी कितनी तय की है, मानिए 200 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ठीक है, 200 किलोमीटर इसने दूरी तय किया। इसको समय कितना लगा, तो इसको समय लग गया 5 घंटे। कितना लग गया, 6 घंटे कर लेते, चलिए 6 घंटे लग गए समय। देखने वाली बात ये है, आप तो सोचेंगे कि 6 घंटा लगा, चलो अच्छा है, 6 घंटा लगा तो सर बोले हैं टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, चलो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये नोटिस किए होंगे कि 1 घंटा इसने यहाँ बर्बाद किया, 1 घंटा यहाँ बर्बाद किया, तो क्या ये दोनों ही घंटे उसमें जोड़े जाएंगे, हाँ जोड़े जाएंगे, ये ध्यान रहे। क्योंकि इसको जो 6 घंटा लगा ये टोटल से लगा है सब मिलाकर, लेकिन एक्चुअली में इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 4 ही घंटे लग रहे हैं। अगर ये रेस्ट ना करता दोनों जगह 1-1 घंटे, तो इसको 4 घंटे में आ जाता। तो 4 घंटे में आता तब उसके पास जो स्पीड होती वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती, पर ऐसा नहीं हो रहा। ये जो 1 घंटा इसने यहाँ बर्बाद किया फजूल में, और यहाँ जो बर्बाद किया, ये दोनों भी अभी ऐड हो जाएगा इसमें। यानी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो वो जहाँ पे रेस्ट कर रहा है या किसी और चीज़ में भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको भी आपको ऐड करना है। तो टाइम आपका हो जाएगा 4 + 2 6 आवर्स। क्या हो जाएगा, 6 आवर्स। तो अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो अब आपको उसको लेना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 200
अब भाई टोटल टाइम 6 हो गया। अब जो कटाकर आ जाए वो लिख देना है आपको। 100/3 हो जाता है। चलो भाई 100/3 हम लोग ले लेंगे। इसमें क्या है, तो दैट इज 100/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 33 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी एवरेज स्पीड लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेते हैं। फिर चाहे वो टाइम उसने खाने पीने में गंवाया हो, या उसने रेस्ट करने में गंवाया हो, या जिस मकसद से भी उसने अपने टाइम को मिसयूज़ या यूज़ किया हो, वट एवर, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन वो टाइम काउंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से हम लोग अभी हम लोग अब देखने वाले हैं अगला एवरेज वेलोसिटी। देखिए उसी तरीके से जिस तरह से आपने एवरेज स्पीड निकाला है, इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। बस फ़र्क सिर्फ इतनी सी होगी कि वहाँ पे चूँकि स्पीड ले रहे हैं तो स्पीड में डिस्टेंस का यूज़ होता है, और यहाँ हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं तो वेलोसिटी में किसका यूज़ होगा, डिस्प्लेसमेंट का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है और बाई टोटल टाइम लेनी है। बस टोटल डिस्प्लेसमेंट और बाई टोटल टाइम लेना है, आराम से आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हम लोग एवरेज स्पीड को निकाले थे, इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी में भी टोटल डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट और बाई टोटल टाइम कर लेना। टोटल वहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है, लिख दे रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये आपको कर लेना। ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकल आएगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी में एक चीज़ और है जानने के लिए, बोलिए क्या। एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी निकालते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड यानी इनिशियल रफ्तार, इनिशियल वेलोसिटी मानिए 50 किलोमीटर है, और फाइनल वेलोसिटी यानी लास्ट की वेलोसिटी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ऐसा पूछ दिया जाए कि भाई अब आप इसका जो है एवरेज वेलोसिटी निकालिए क्या है, तो देखिए ऐसे में जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी होती है तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो होता है तब वहाँ पे हो जाता है u प्लस v/2। सर ये क्या है, तो सुनिए क्या है। u जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, उसी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। u को हम लोग किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और v को किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए। ध्यान रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे u प्लस v का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारा 50 है, देख लीजिए यहाँ 50 है, और प्लस फाइनल वेलोसिटी हमारा 30 है। दोनों को ऐड करेंगे और बाई 2 कर लेंगे, क्या हो जाएगा 80/2। अब हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे 40 टाइम में, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ गए होंगे, एकदम सिंपल है, इसमें कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि वो जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है इसका, चाहे वो वेलोसिटी हो या कि आपका स्पीड हो, जो स्पीड हो या कि वेलोसिटी हो, जो इस दोनों का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है, वो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े इसमें। इसको हटा दिया जाए, ये साथ का साथ हटाते चले जाते हैं, आगे दिक्कत ना हो।
चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन में क्या है, देखिए एसिलरेशन क्या होता है कि द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंजेस इन वेलोसिटी इज एसिलरेशन। देखिए ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ से हम सहमत नहीं है। ये जहाँ कहीं भी किसी ने लिखा है, सिंपल सी बातों में लिख दिया है, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एसिलरेशन को हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ध्यान देंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। एसिलरेशन, ठीक है। ये ध्यान देंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी क्या, वेलोसिटी में जो आपका चेंज होगा, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और उसका रेट लेना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि नीचे आपको टाइम देना होगा, तब जा कर के आपका एसिलरेशन पता चल पाएगा। यानी a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होगा। a हम लोग एसिलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, एसिलरेशन को a से, किससे, a से डिनोट करते हैं। तो एसिलरेशन की बात की गई है, यानी कि ये देखिए एसिलरेशन, यहाँ पे एसिलरेशन को कैसे हमने डिफाइन किया, v माइनस यू बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बाई टाइम। यानी किसी की वेलोसिटी अभी हमने देखा था, ऊपर भी देखा था। चलिए सपोज अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे मानिए किसी गाड़ी की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, अभी शुरू में। बाद में हम देखते हैं कि भीड़ भड़ाका था आगे चल के, और उसको जो है अपनी रफ्तार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे करनी पड़ी, ठीक है। तो अब देखना ये है कि इसमें इसको कितना समय लगा, इसमें इसको कितना समय लगा। तो सपोज कीजिए कि इसको, या मीटर में ले लीजिए, मीटर में लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझने और समझाने दोनों में ही ठीक रहेगा। चलिए मीटर में हम लोग समझ लेते हैं, मीटर में समझते हैं। ये 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है, और ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड गाड़ी को जो है रोकने के लिए इसने ब्रेक लगाया, ठीक है, ब्रेक लगाया। देखिए दो चीज़ें होती हैं यहाँ, एसिलरेशन का जस्ट अपोजिट हम लोग पढ़ने वाले रिटार्डेशन पढ़ने वाले, और अभी हम लोग एसिलरेशन पढ़ रहे हैं। तो एसिलरेशन का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए 30 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी अभी चल रही है धीरे धीरे, ये हाईवे पे पहुंची, अपनी रफ्तार को इसने बढ़ाना चाहा, ये मानिए हाईवे आ गया, अब इसने अपनी रफ्तार को बढ़ाना चाहा और अपनी रफ्तार को कर लिया इसने 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये शुरू में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 30 थी, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 50। यानी बाद में जो इसकी वेलोसिटी रही वो रही 50, और इसको यहाँ से यहाँ तक करने में इसको समय कितना लगा, 2 सेकेंड का। यानी कि 30 सेकेंड से 50 सेकेंड का रफ्तार पकड़ाने में इसको 2 सेकेंड का समय लग गया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका एसिलरेशन क्या है। एसिलरेशन होता है हमारा v माइनस यू बाई टी। तो चलिए v हमारा क्या है, 50 है, माइनस u क्या है, 30 है, टाइम कितना हमने बताया, 2 सेकेंड, 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 20/2, 2 से कैंसिल कीजिए 10 टाइम में, ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एसिलरेशन हो गया। अभी हम एक चर्चा आपसे और भी कर रहे थे इसमें,
बोल रहे थे कि रिटार्डेशन जस्ट इसका अपोजिट चलेगा। सपोज कीजिए गाड़ी शुरू में 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, आगे भीड़ होने के कारण इसने अपनी रफ्तार को घटा लिया, 30 कर लिया। क्या कर लिया? 30 मीटर पर सेकंड। ध्यान देंगे अब जो हमारा रिटार्डेशन होगा वो कैसा होगा। देखिए नेगेटिव में जाते हैं तो रिटार्डेशन निकालेंगे कैसे। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 50। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 30। तो हम लोग तो पहले फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब भाई क्या लिखते हैं? टाइम लिखते हैं। और फिर से मानिए इसको 2 सेकंड का समय लग गया, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है? 30 है, 30 लिखिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 50 है, 50 लिखिए। बाय टाइम 2 सेकंड लिखिए, तो -20/2 हो गया। 2 से कैंसिल कीजिए 10, तो कितना आ गया? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव में चला गया। रिटार्डेशन यानी नेगेटिव में। देखिए जिस तरह से आप स्पीड को बढ़ाते हैं उसी तरह से स्पीड को घटाते भी तो होंगे। तो जब आप किसी की रफ्तार बढ़ा रहे हैं यानी उसकी गति में परिवर्तन कर रहे हैं तो हम तो एक्सीलरेशन कह देते हैं, लेकिन अगर उसकी रफ्तार घटाई जाए तब क्या कहेंगे? तब हम उसे कहेंगे रिटार्डेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कि रिटार्डेशन से इसने क्या किया? अपनी स्पीड को कम किया है, यानी ये रिटार्डेड हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो अगर स्पीड को यानी कि अगर उसने अपनी रफ्तार को कम किया है तो ये रिटार्डेशन के रूप में जाना जाएगा। अगर वो अपनी रफ्तार को बढ़ाता है तो एक्सीलरेशन कहलाएगा। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। समय काफ़ी हो रहा है, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी काम रहता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ताकि कम से कम जो 9 क्लास के बच्चे हैं अचानक से 8 से 9 में आते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो हमने बाद में इसको जो है टी किया है, ये मिस्टेक था यहाँ पे। तो आप लोग भी अगर इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसको जो है देख लेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे टी कर लेना है। और अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ये मैंने सामने रख दिया है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। चलिए अब नीचे देखते हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नीचे आते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए नीचे आइए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर किसी तरह का मन में सवाल है, चूँकि समय के अभाव में ये वीडियो बनाया जा रहा है, समय के अभाव में ही ये सारे काम हो रहे हैं, काफ़ी अभी समय मैनेज करना पड़ रहा है क्योंकि सभी के एग्ज़ाम के टाइम है और काफ़ी बच्चे वेट करते रहते हैं, तो इसलिए अभी हम लोग यहीं पे अपनी वीडियो को जो है ख़त्म कर रहे हैं। और अगर किसी को किसी तरह का सवाल है, किसी तरह के क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ जानना है तो आप कमेंट में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो आप तक पहुंचाई जाए या इस तरह के वीडियो बनाए जाएं जिससे आपकी समस्या का हल हो सके। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।